नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, उनका बीपी हाई रहता है, उनका वो गोलियां या दवाइयाँ तो ले रहे हैं लेकिन उनका बीपी उतना कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर कोई आयुर्वेदिक नुस्खा कोई है तो बता दीजिए। तो ये हमेशा उनका सवाल रहता है और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, अगर आपको आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रखना है तो आपको सिर्फ दवाइयाँ या कुछ मेडिसिन लेना काफ़ी नहीं है। इसके साथ और भी कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, कुछ बातों को समझना है। तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को देखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर यानी क्या है। ब्लड प्रेशर यानी जो खून है उसका दबाव, खून का दबाव किस पर है, तो जो रक्तवाहिनियाँ है, जो ब्लड वेसल है जिसमें से ये ब्लड लेके जाना है, तो उस ब्लड वेसल्स पे, उस रक्तवाहिनियों पे इन रक्त का जो दबाव है वो है ब्लड प्रेशर। तो क्या ये जो दबाव है वो ज़रूरी है? तो देखिए, अगर खून को उस ब्लड वेसल में आगे बढ़ना है तो उस पर कुछ आवश्यक है, उतना प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपके घर में नल से पानी आता है तो उस पानी को आगे बढ़ने के लिए उसमें जो नल का जो पानी है उसमें प्रेशर होना ज़रूरी है। अगर ये प्रेशर बहुत ही कम है तो पानी अगर आपको ऊपर चढ़ाना है तो ये पानी चढ़ नहीं सकेगा। इसी तरह शरीर में जो हमारा हार्ट है यानी जो हृदय है उसके द्वारा जो पंप किया जाता है, जो खून बाहर डाला जाता है, तो अगर उस खून को हमारे ब्रेन तक, लीवर तक, हाथ पैरों तक, शरीर की सभी पेशियों तक पहुंचाना है तो उसमें भी जितना आवश्यक है उतना दबाव, उतना प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका बीपी नॉर्मल है या नहीं? तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके बीपी आपका चेक करते हैं। इसके लिए वो इस तरह का बीपी ऑपरेटस यूज़ करते हैं, इसे स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और इसमें जब आपका बीपी जांच किया जाता है तो इसमें दो रीडिंग्स रहते हैं। तो इसमें एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी। आपने भी आपके अगर कोई आपके पेपर है, प्रिस्क्रिप्शन है, तो उस पर भी आपने देखा होगा कि दो रीडिंग्स उसमें लिखे जाते हैं, एक है सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। अब हम शॉर्ट में ये देखते हैं कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी क्या। तो देखिए, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है वो दिन रात काम करता है, दिन रात इसकी जो पंपिंग एक्शन है वो चलती रहती है। ये हर एक छोटे छोटे सेल को, हर एक पेशी को, हर एक अवयव को, पूरे शरीर को खून पहुंचाने का काम करता है। खून के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है ये पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो जब ये हृदय पंप होता है तो इसमें जमा जो प्योर ब्लड है यानी शुद्ध जो रक्त है वो ब्लड वेसल में यानी आर्टरीज में जाता है, तब प्रेशर जनरेट होता है, तब उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये हृदय की जो मांसपेशियां है वो रिलैक्स होती है तब शरीर में जमा जो अशुद्ध खून है यानी जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस हृदय में आता है, तब भी जो रक्तवाहिनियां हैं उस पर प्रेशर जनरेट होता है। तो इसको कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल यानी कितना होना चाहिए, यानी अगर 120 और 80 है तो बिल्कुल नॉर्मल है, या उससे कम है तो नॉर्मल है, या फिर ये थोड़ा बढ़ा हुआ कब है या ज़्यादा बढ़ा हुआ कब है, इसके बारे में गाइडलाइंस है। तो उसमें ये सभी वैल्यूज जो है वो दी हुई है। इसके साथ ही जिन लोगों को बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो उससे ही हाइपरटेंशन कहा जाता है, तो उनमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी जो बीपी को कम करे ऐसी दवाइयाँ चालू की जाती है। और आमतौर पे यही देखा जाता है कि एक बार बीपी की दवाई चालू हो गई तो आपकी उम्र भर यानी हमेशा के लिए वो गोली या दवाई चलती रहती है। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि उनकी दवाइयाँ जो है वो बंद की जाती है, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ हमेशा चलती रहती है। फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि दवाइयों के चलते भी जो ब्लड प्रेशर है वो उतना कंट्रोल में नहीं आता, तो इसमें दवाइयों का डोज भी बढ़ा के दिया जाता है, या फिर अगर कभी कभी दवाइयाँ सूट नहीं हुई तो दवाइयाँ बदल के दी जाती है, लेकिन हमेशा ये दवाइयाँ चलती रहती है। इसके साथ ही लोग बीच बीच में कभी आयुर्वेदिक गोली ले ली या कभी होम्योपैथी ले लिया, तो ऐसे भी दवाइयाँ बीच बीच में लेते रहते हैं, लेकिन उनका बीपी जितना कंट्रोल में रहना चाहिए उतना नहीं रहता।
इसमें एक और बात देखी जाती है कि कुछ लोगों का जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं या डॉक्टर जब उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उनका बीपी बढ़ जाता है, या फिर अगर उनको किसी ऑपरेशन के लिए एडमिट किया तो पहले तो उनका बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन एकदम से समय पे ही उनका बीपी बढ़ जाता है, तो इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो आप जब भी आपको बीपी जांच करना है, तो जब आप रिलैक्स हो, आपका मूड अच्छा है, आप तो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाके पहले थोड़ी देर आप शांति से बैठो, उसके बाद ही आपका जो बीपी है वो चेक करो, तो आपका जो नॉर्मल बीपी है वो पता चलेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आपका बीपी ज़्यादा दिखा रहा है और आपने तुरंत मेडिसिन चालू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, डॉक्टर भी आपको ये बताएंगे। तो कम से कम 3 बार, यानी आप 3 दिन अगर आप रीडिंग लेते हैं और हर बार आपका जो बीपी है वो ज़्यादा दिखा रहा है, तो उस अवस्था में आपने क्या ट्रीटमेंट लेनी है ये देखना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ एक बार में आपका बीपी बढ़ा हुआ है और आपने गोली स्टार्ट कर दी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सच पूछिए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना अपने आप में कोई बीमारी है ही नहीं, ये एक लक्षण है, लेकिन इसकी असली वजह कहीं और है। फिर चाहे वो हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो, या फिर किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, खान पान की गलत आदतें या गलत जीवन शैली भी इसके लिए कारण हो सकती है। अब इसमें जो ब्लड वेसल्स है उस पर जो ये प्रेशर बढ़ता है, ये दबाव बढ़ता है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होगा। तो इसमें एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई गार्डन है या आप पौधों को पानी देने के लिए कोई रबर का पाइप लेके आते हैं, तो देखिए शुरुआत में ये जब पाइप ये नया रहता है तो इस रबर की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, तो नल से जितना भी पानी आएगा वो आराम से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये पाइप पुराना होते जाता है तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होती जाती है, इसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाती है। और फिर अगर उस पानी में क्षार ज़्यादा है तो ये क्षार भी पाइप के अंदर से जमने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे जो पानी का जो फ्लो है उस पर भी इसका असर होने लगता है। और अगर तब भी आपने इस पाइप को यूज़ करना बंद नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आता है कि ये जो पाइप है इसमें छेद हो जाता है या कहीं से क्रैक पड़ जाती है, और उसमें से इस पाइप के अंदर का जो पानी है वो भी बाहर आने लगता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी उम्र के 30 या 40 साल तक जो हमारी रक्तवाहिनियाँ हैं इसकी जो इलास्टिसिटी है बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे इसमें हार्डनेस आती जाती है, ये सख्त होती जाती है। और फिर अगर हमारा खान पान ठीक से नहीं हो, खाने में तली हुई चीज़ें या चर्बी युक्त चीज़ें या बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, बैठी जीवन शैली है, व्यायाम का अभाव है, या फिर एडिक्शंस है, सोने का कोई समय नहीं, उठने का कोई समय नहीं, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जाता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये रक्तवाहिनियों के अंदर से जमने लगता है। इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। और फिर जो इसमें से जाने वाला जो खून है उसका प्रेशर भी अंदर से बढ़ता जाएगा, और फिर धीरे धीरे ऐसे भी हो सकता है कि इसमें से ये जो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो ये जो खून है, ये रक्तवाहिनी जो है ये फूटकर ये खून बाहर आ जाए, इसे ही हिमोरेज कहा जाता है। आपने सुना होगा अगर किसी को अगर नसों में, दिमाग की नसों में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो उनको ब्रेन हिमोरेज हो गया, तो इसमें यही प्रोसेस काफ़ी बार देखी जाती है। अगर तब भी ये नहीं रुका तो काफ़ी बार ऐसे भी हो जाता है कि किसी अवयव को, किसी ऑर्गन को ब्लड वहाँ पे जो सप्लाई है वो पूरी तरह रुक जाता है। फिर इसे जो आर्टरी है या जो वेन है उसका ब्लॉकेज जिम्मेदार रहता है। अगर इस तरह हार्ट को भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तभी उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। और इतना सब होने के बाद सलाह दी जाती है, या हमें ऐसे लगता है कि नहीं, अभी हमने हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है, तो इसको शुरुआत से ही क्यों ना करें, इतना सब होने के लिए हमें वेट क्यों करना है। और इसे बदलना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ आसान से टिप्स, कुछ आसान से उपाय आपके जीवन में उसको सिर्फ आपने अप्लाई करने हैं। स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या का पालन ज़रूर करें। सुबह जल्दी उठे, उठने के बाद प्राणायाम, ओंकार, योगासन या कोई शारीरिक व्यायाम ज़रूर करें। खान पान में भी कुछ सावधानी ले, जो खाना आप खा रहे हैं वो सात्विक हो, हल्का हो, घर पे बना हुआ हो। वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने की जगह जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके अनुसार खाने का सेवन करें। देखिए, हमने खान पान से संबंधित आयुर्वेदिक डाइट प्लान ये वीडियो बनाया है, इसमें हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। इसके
इसके साथ ही जो खाने में रिफाइंड ऑयल है वो इस्तेमाल ना करें, खाने में हमेशा सेंधा नमक इस्तेमाल करें। अब देखिए जो बीपी के पेशेंट है उनको नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। तो ये क्यों दी जाती है? तो देखिए नमक जो है, नमक यानी क्या? नमक यानी सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम है ये बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, यानी शरीर में पानी को पकड़ के रखता है। तो इससे क्या होता है? इससे ब्लड वेसल में पानी का भी प्रेशर रहता है, इससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। तो इसलिए नमक को कम इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता है। यहाँ तक कि अगर ब्लड बीपी का कोई पेशेंट है और उसके शरीर में सूजन है तो उसको लैसिक्स जैसी दवाई दी जाती है। ये क्या काम करती है? तो ये पेशाब के द्वारा शरीर में जमा जो अतिरिक्त पानी है उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो इससे जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर कम हो जाता है और आपका बीपी भी कंट्रोल में आ जाता है। तो एक तरफ हम लोग शरीर में जमा अतिरिक्त पानी बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि आप पानी ज़्यादा पियो, बॉडी को डिटॉक्स करो, प्यास नहीं है फिर भी पानी पियो, सुबह उठ के इतना इतना पानी पियो। तो काफ़ी सारे लोग भर भर के पानी पी रहे हैं और ये पानी क्या करेगा? तो ये पानी आपकी जो ब्लड वेसल है उस पर बहुत ज़्यादा ये प्रेशर क्रिएट करेगा, आपका बीपी बढ़ाएगा। और आयुर्वेद ने हज़ारों साल पहले हमें ये बताया है कि हमें जितनी प्यास है उतना ही हमें पानी पीना है। इसके साथ ही उन्होंने पानी पीने के बहुत सारे नियम भी बताए हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं पिबे स्वस्थो पीचा अल्पशः, यानी स्वस्थ व्यक्ति ने भी पानी का सेवन कम करना चाहिए। तो इन्होंने हज़ारों साल पहले ये शास्त्र हमें बताया है। तो इस तरह से आप भी आपको जितनी प्यास है उतना ही पानी पियो, नहीं तो इसका अननेसेसरी जो प्रेशर है वो आपकी किडनी पे, आपके सभी अवयवों पे रहेगा। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये हमारी अग्नि जो है उसको मंद करता है, जो हमारा डाइजेशन है वो कम करता है और इससे शरीर में आमोदोष तैयार होता है और इससे हृदय से संबंधित बीमारियों से लेके काफ़ी सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है। तो ये सभी बीमारियों की जड़ में है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो इस बारे में आप ज़रूर सोचिए। मन के विकार भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है या फिर किसी बात से डर लगता है, चिंता होती है या बहुत जल्दबाजी रहती है, तो इन सभी कारणों से भी आपका जो बीपी है वो बढ़ सकता है। तो इसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन है या फिर सात्विक खान पान है, अच्छी जीवन शैली है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें सहायता करेगी। तो इन सब से जो आपके मानस भाव है, जो मन के विकार है वो कम होने में भी आपको मदद मिलेगी और जो आपका इसके कारण अगर आपका बीपी बढ़ता है तो वो भी कंट्रोल में आएगा। शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म चिकित्सा भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। देखिए आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन हमें मिलता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है यानी उसको कोई बीमारी नहीं है तो भी वो पंचकर्म करा के ले सकता है, क्योंकि निसर्गतः शरीर में दोषों की वृद्धि होती है। तो उस ऋतु में उस दोष का शोधन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको वमन करना है तो वमन कफ दोष के लिए किया जाता है और इसका जो ऋतु है वो है वसंत ऋतु। इसके साथ ही वात को अच्छा रखने के लिए, उसको प्राकृत स्थिति में रखने के लिए वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा करवानी चाहिए। इसी तरह शरद ऋतु में विरेचन चिकित्सा करवानी चाहिए। विरेचन चिकित्सा पित्त दोष के लिए की जाती है। तो ये चिकित्सा भी आप चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शिरोधारा कर सकते हैं या फिर आप घर पे नस्य चिकित्सा कर सकते हैं। नस्य में आप घर पे 2-2 बूंद, अगर आप गाय का घी है या फिर नारियल तेल है, इसकी 2-2 बूंदें अपने नाक में डालनी है। इसके साथ ही पादाभ्यंग यानी जो फुट मसाज है वो भी बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका टेंशन जो है वो कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी और इससे भी आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है उसको कम होने में ये सभी चीज़ें आपको मदद करेगी। अगर किसी बीमारी के कारण आपका बीपी बढ़ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी को हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है और उसके कारण उसका बीपी बढ़ रहा है, तो जो हार्ट की जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसमें बाकी ट्रीटमेंट के साथ ही आप अर्जुन की छाल का जो काढ़ा है उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। इसके साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस की वजह से अगर आपका बीपी बढ़ता है तो इसमें आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण अगर आप ले रहे हैं तो इसे आधे से 1 चम्मच की मात्रा में आप दूध के साथ ले सकते हैं या फिर इसमें आप ब्राह्मी वटी का सेवन
सेवन कर सकते हैं। अगर अश्वगंधा चूर्ण की टेस्ट आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर अश्वगंधा की टैबलेट जो आती है वो भी आप 1 से 2 गोली दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में बीपी को कम करने के लिए एक बहुत और अच्छी औषधि बताई है, वो है सर्पगंधा। तो सर्पगंधा का आप काढ़ा बना के इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इसका अगर चूर्ण आपको लेना है तो खाने के बाद पाव चम्मच से भी कम की मात्रा में, यानी 1 ग्राम की मात्रा में अपने दिन में 2 बार इसे लेना है। तो इससे भी आपका बीपी नॉर्मल होने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन आपको सही तरीके से अगर बीपी के लिए ट्रीटमेंट लेनी है तो हमेशा आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ले, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसकी उम्र अलग है, उसके बीपी बढ़ने का कारण अलग है, उसकी शारीरिक स्थिति अलग अलग है। तो ट्रीटमेंट भी सभी को सेम नहीं रहेगी, ट्रीटमेंट हर एक व्यक्ति में अलग अलग रहेगी। तो हमेशा चिकित्सक की सलाह से आप ट्रीटमेंट लें। आज के वीडियो में यह सब जानकारी देने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि आप सिर्फ दवाइयों पे निर्भर ना रहे, तो आपका बीपी बढ़ने की जो भी वजह है, जो भी कारण है, उसको दूर करें, जीवन शैली में सुधार करें, तभी आपका बीपी पूर्णतः आपके कंट्रोल में होगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।